Good morning. Today is 8th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, भारत ने पाकिस्तान को छोड़ के सभी सार्क कंट्रीज के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया। इससे काफी फायदे उनको होंगे हर एक फील्ड में, मेडिकल, एजुकेशन और दूसरी फील्ड्स में, और इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे का जो आर्टिकल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करके आरबीआई की पावर्स को बढ़ा दिया है। ओवरसाइट कमेटी जो पहले आरबीआई गठित कर सकती थी, उसकी पावर्स को भी बढ़ा दिया गया है। तो हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डिनेंस में आखिरकार था क्या। बीच का जो आर्टिकल है, इंडिया और टर्की के रिलेशंस के बीच का आर्टिकल है। काफी कुछ हमने इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। नए पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे इस आर्टिकल से और चलेंगे आगे की ओर। हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने एक नए जॉइंट डॉक्ट्रिन को डिक्लेयर किया है। कुछ नई बातें इसमें हैं, नो फर्स्ट यूज को लेके और स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक्स को लेके भी। तो उन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। यहां पे जो आर्टिकल है वैसे तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस की गई है। यह आर्टिकल कहता है कि कैसे जो अर्बन सिटीज के जो चुनाव होते हैं, जैसे दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, यहां पे लोकल मुद्दों पर एक प्रकार से हाईलाइट नहीं किया जाता, और जो वोटर्स यानी जो काउंसलर्स को चुनते हैं, यानी जो नुमाइंदों को चुनते हैं अर्बन सिटीज के अंदर में, वो बड़े मुद्दों पर चुनते हैं। यानी अब देखिए एमसीडी जब चुनाव हुए, जो फोकस में क्या रहा, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो इन्हीं को लेके वोटर्स ने एमसीडी के इलेक्शंस में अपने अपने नुमाइंदों का चुनाव किया, जो कि अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सार्क सैटेलाइट से रिलेटेड आर्टिकल से। यहां पर देखिए, इंडिया ने यह सैटेलाइट लॉन्च करके काइंड ऑफ गिफ्ट दिया है अपने पड़ोसी मुल्कों को, जिसे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। एक GSAT-9 इस सैटेलाइट का नाम है, और काफ़ी फील्ड्स में इसका फ़ायदा होगा हमारी पड़ोसी देशों को। जैसे कम्युनिकेशन लेवल वो बढ़ा सकेंगे, और जो डिफ़िकल्ट टेरेन है वहाँ पे, जैसे नेपाल में काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है, उसकी मैपिंग की जा सकती है। मैपिंग करने के बाद में काफ़ी फ़ायदा होगा। डिजास्टर आने के बाद में, जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो डिजास्टर आने के बाद में डिजास्टर से निपटने में काफ़ी सहायता प्रोवाइड होगी और काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होगी। तो ये एक स्टेशनरी सैटेलाइट है। स्टेशनरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन से सैटेलाइट होते हैं? देखिए, वो सैटेलाइट्स जिनको ऊपर 36,000 किलोमीटर्स की एटीट्यूड पर छोड़ा जाता है, और अर्थ के इक्वेटोरियल ऑर्बिट में, मान लीजिए ये अर्थ है तो ये इक्वेटोरियल है, तो यहाँ पे इस ऑर्बिट में ये छोड़ा जाता है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे। तो वो देखिए, वे उसी एक्सिस में मूव करते हैं जिस एक्सिस में अर्थ मूव करता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट। तो धरती से देखने पर ये एक प्रकार से स्टेशनरी दिखाई देते हैं, यानी ये भी धरती अर्थ की तर्ज पर ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो भी 24 घंटों के अंदर में अपनी एक्सिस पर घूमते हैं। तो ये स्टेशनरी दिखाई देते हैं धरती पर देखने से। तो ये होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ में। ये थोड़ा बेसिक्स था। देखिए, इंडिया ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया वो उसका नाम है GSAT-9, साउथ एशिया सैटेलाइट इसे कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है। पहले इसका नाम सार्क सैटेलाइट होने वाला था। चूंकि पाकिस्तान ने एक प्रकार से इसका फायदा लेने से मना कर दिया, तो अब इसका नाम है साउथ एशिया सैटेलाइट। क्यों ये बड़ी अचीवमेंट है? सबसे पहले तो देखिए, ये इंडिया की पावर को दिखाता है, क्योंकि अब अगली स्लाइड में आप देखोगे भी, इंडिया पूरे इस साउथ एशिया रीजन में एकमात्र एक ऐसा देश है जो कि बिना किसी अन्य देश की सहायता से खुद से ही इस तरह के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाने में सक्षम है। और इवन देखिए, जो लॉन्च व्हीकल्स यूज किए हैं, वो लॉन्च व्हीकल्स भी हमने खुद के ही यूज किए हैं, अपने घर में ही बनाए हुए लॉन्च व्हीकल्स यूज किए हैं। ऐसा नहीं कि हमने लॉन्च व्हीकल्स कहीं किसी दूसरे देश से खरीदे हों। और दूसरा, ये बड़ी चीज दिखाता है कि नेबरहुड फर्स्ट। देखिए कैसे इस भूमिका को अगर हम देखें, तो जब नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री चुने गए, तो शपथ ग्रहण जो समारोह था, उसमें उन्होंने जो हमारे पड़ोसी सार्क कंट्रीज के जो हेड्स थे उनको इन्वाइट किया था। उस समय एक प्रकार से जो हमने डॉक्ट्रिन दिया था नेबरहुड फर्स्ट। तब एक प्रकार से जब ये इसरो के हेडक्वार्टर में, यानी जहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ पे विजिट किया था, तो उन्होंने कहा था कि साइंटिस्ट को कहा था कि आप एक ऐसे सैटेलाइट का निर्माण कीजिए जिससे हमारे पड़ोसी मुल्क भी उसका फायदा उठा सकें। उसके बाद से ही इसरो इस मुहिम में जुट गई थी कि एक ऐसा सैटेलाइट का निर्माण किया जा सके। तो अब जाके वो सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दिया है। जियोपॉलिटिकल मैसेज दिया है कि किस प्रकार से जब चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है इस पूरे साउथ एशिया रीजन में, तो इंडिया ने भी एक जियोपॉलिटिकल मैसेज दिया है कि इंडिया भी पीछे हटने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि चाइना की जो जेबें हैं वो भरी हैं। चाइना वन रोड वन बेल्ट या फिर बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रहा है। अब जो ये साउथ एशिया सैटेलाइट्स है, वो तो कहीं नहीं ठहरता उस वन रोड वन बेल्ट के प्रोजेक्ट के सामने, लेकिन फिर भी एक जियोपॉलिटिकल मैसेज तो डिलीवर होता है। एक गुडविल भी हमें मिलेगी। अब बाकी जो देश हैं सार्क में, पाकिस्तान को छोड़ के जो बाकी देश हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये जो सारे देश हैं, उन देशों से हमें गुडविल मिलेगी, क्योंकि उनको काफ़ी फायदा होगा कम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन, मीटरोलॉजिकल फोरकास्टिंग या फिर ब्रॉडकास्टिंग में। कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स वही हैं। देखिए,
जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि इंडिया एकमात्र एक ऐसा देश है जो अपने आप से बिना किसी अन्य देश की सहायता से इस प्रकार के सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाने में सक्षम है। और इवन जो इंडिया ने लॉन्च व्हीकल्स यूज किए हैं वो भी अपने ही देश में बनाए हुए लॉन्च व्हीकल्स यूज किए हैं, GSLV यूज किया है हमने। तो अब देखिए पाकिस्तान और श्रीलंका वैसे तो देखिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाने में सक्षम है, लेकिन चाइना की सहायता से इवन अफगानिस्तान, मालदीव और नेपाल ये भी बात कर रहे हैं अभी चाइना से कि सैटेलाइट्स लॉन्च को प्रोजेक्ट करने में आप हमारी सहायता कीजिए। और बांग्लादेश है वो भी अपना फर्स्ट सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे जिसका नाम है बंगला बंधु, लेकिन वो करेंगे यूरोपियन एजेंसी की सहायता से। यानी सारे के सारे जो देश हैं और वो सभी बाकी दूसरे देशों की सहायता से अपने जो सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। देखिए अब कंपेयर भी तो कर रहे हैं किन से, हमारे पड़ोसी देशों से। अगर कंपेयर ही करना है तो हमें जो US यूरोपियन एजेंसी से कंपेयर करना चाहिए। आगे क्या है वे फॉरवर्ड में वे फॉरवर्ड में वही बात की जो इंडिया का जो ये प्रोजेक्ट है चाइना के बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के सामने से तो नहीं ठहरता, लेकिन काइंड ऑफ एक अच्छा पॉलिटिकल मैसेज हमने डिलीवर किया है। और इससे हमने ये भी दिखा दिया कि पाकिस्तान अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में रोड़ा अटकाता है तो हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे SAARC-1 की स्ट्रेटजी से। आपने याद होगा जब उरी में जब अटैक हुआ था, हमारे जवान वहां पे शहीद हुए थे, तो हमने SAARC में अपना पार्टिसिपेशन से पुल आउट कर लिया था। तो हमारे इस स्ट्रेटजी के बाद में जो बाकी कंट्रीज हैं भूटान और श्रीलंका, उन्होंने भी SAARC से अपना पार्टिसिपेशन वापस ले लिया था। तो SAARC का समिट कैंसिल हो गया था। तो बाद में हमने जो बीमस्टेक का समिट था उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। यानी एक मैसेज पाकिस्तान को डिलीवर किया था कि अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाओगे तो हम भी SAARC-1 पर फोकस करेंगे। उसी तरह इस प्रकार की जो हमने अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है SAARC-1 पे हमने फोकस किया है और इसका नाम हमने दे दिया साउथ एशिया का सैटेलाइट। लेकिन इसमें भी काफ़ी रुकावटें हैं। जैसे BBIN एक सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 4 कंट्रीज हैं, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। इस पर इंडिया काफ़ी फोकस कर रहा था और एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी पास करने की एक प्रकार से इंडिया कोशिश कर रहा था। लेकिन भूटान ने क्या किया, भूटान ने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट से अपना नाम वापस ले लिया और अगले 1 साल तक अब ये एग्रीमेंट पास नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया की फिर भी कोशिशें जारी हैं कि जल्द से जल्द इस BBIN का जो इंडिया का इनिशिएटिव है 4 देशों का, कम से कम इन 4 देशों में SAARC के जो ये 4 देश हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। आगे जो एक घनी की इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं, निबंध में यूज कर सकते हैं। क्या कहते हैं घनी कहते हैं कि देखिए अगर लैंड की कनेक्टिविटी नहीं हो सकती इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, तो कम से कम स्पेस में तो हम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी गहरी ये बात है। एक बात काफ़ी कुछ कह जाती है, इसलिए इस तरह की बातों को हम अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं प्रॉपर कोट के साथ में। किसने ये कहा था? अशरफ गनी ने ये बात कही, अफगानिस्तान के फिलहाल के प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगले आर्टिकल में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और इस ऑर्डिनेंस में एक प्रकार से चेंज किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 में। अब देखिए RBI को एक प्रकार से पावर दे दी गई है कि वो बैंक्स को डायरेक्टली ऑर्डर दे सकते हैं कि स्पेसिफिकली जो स्ट्रेस्ड एसेट है उससे किस प्रकार से निपटा जाए। समझ गए? यानी नए ऑर्डिनेंस में RBI को पावर दे दी गई है कि RBI अब ऑर्डर दे सकती है डायरेक्टली बैंक्स को कि वो स्ट्रेस्ड एसेट है उससे किस प्रकार से निपटे। तो आपके दिमाग में अब ये प्रश्न आया होगा कि आखिरकार ये स्ट्रेस्ड एसेट होती क्या है। देखिए NPS के बारे में तो आपने सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी जब कोई बैंक्स लोन देता है किसी कंपनी को और एक प्रॉपर टाइमलाइन यानी 90 दिनों के अंदर में या तो वो लोन या फिर जो लोन का इंटरेस्ट है वो नहीं आ पा रहा है, उसकी किस्त नहीं आ पा रही है लोन की, तो वो एसेट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है। यानी बैंक्स के हिसाब से वो जो एसेट थी बैंक्स की वो परफॉर्म नहीं कर रही है। और दूसरा रीस्ट्रक्चर्ड लोन के बारे में आपने सुना होगा फिर से आपको बता देता हूं। देखिए कई बार क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होती है उसको कंसिडर करते हैं बैंक्स। यानी कई बार ऐसा होता है कि बैंक्स देखते हैं कि कोई कंपनी है वो लोन नहीं चुका पा रही है बैंक्स को, तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे। यानी जेन्युइन ढंग से कोई इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल पाया होगा या फिर कोई दूसरे रीजंस की वजह से जो बैंक का प्रोजेक्ट, जो कंपनीज का प्रोजेक्ट है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा होगा। तो बैंक कई बार क्या करती हैं, बैंक ये करती हैं कि उनकी जो एसेट है उनको रिस्ट्रक्चर कर देती हैं। जैसे अगर कंपनीज लोन नहीं चुका पा रही हैं तो उनका टाइम बढ़ा देती हैं। ठीक है, आपको 1 साल के अंदर लोन चुकाना था, कोई बात नहीं, हम उसको, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, हम उसको 3 साल का टाइम दे देते हैं। इवन जो इंटरेस्ट रेट थी उसको भी कई बार बैंक सस्ता कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को, यानी जो लोन टर्म्स हैं, जिन टर्म्स पर पहले लोन दिया था, बाद में उसमें सिचुएशन को देखते हुए अगर कुछ तरह का चेंज किया जाता है तो उसको कहते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स। और रिटर्न ऑफ एसेट क्या होती है, यहाँ पे देखिए, रिटर्न ऑफ एसेट वो एसेट होती है, मान लीजिए किसी लंबे समय से बैंक्स को अपना लोन वापस नहीं मिल पा रहा है,
तो बैंक क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट से उस लोन को हटा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक्स ने अपना लोन माफ कर दिया है, इसका मतलब ये है कि एक बार बैलेंस शीट्स में बैंक्स अपना लोन वो हटा देते हैं ताकि बैलेंस शीट्स है वो अच्छी रहे बैंक्स की। तो ये सारी चीजें हैं। जब इन सभी चीजों को जोड़ दिया जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स और रिटर्न ऑफ एसेट, जब इन तीन चीजों को जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है स्ट्रेस्ड एसेट। समझ गए? ये हमने ऊपर की लाइन में डिस्कस किया था कि इस ऑर्डिनेंस के तहत में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई की उन पावर्स को बढ़ा दिया है जिसमें वो डायरेक्टली बैंक्स को ऑर्डर दे सकते हैं कि स्ट्रेस्ड एसेट से किस प्रकार से निपटा जाए। और स्ट्रेस्ड एसेट कौन सी होती है? एनपीएस प्लस में रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स प्लस में रिटर्न ऑफ एसेट। एक प्रकार से देखिए, अब ज्यादा टफ स्टेप्स भी ले सकते हैं आरबीआई। अगर मान लीजिए कोई डिफॉल्टर्स है, अपना लोन नहीं चुका पाने में सक्षम है, तो जल्द से जल्द उस पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लगाई जाए और प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी होता है दिवालिया। मान लीजिए कोई देखिए कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर ही देती है कि मैं लोन नहीं चुका पाने में सक्षम, तो कम से कम फिर जो भी दिवालिया के बाद में प्रोसीडिंग होती है बैंक्स की, वो तो वो स्टार्ट करें ना, उनकी जो संपत्ति है उसको बेच के पैसा निकालें अपना। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट टफर स्टेप्स वाला इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग। तीसरा पॉइंट ये है कि जो ओवरसाइट कमेटी है वो अब जो आरबीआई है वो गठित कर सकती है। देखिए ऐसा नहीं है कि पहले जो आरबीआई है वो ओवरसाइट कमेटीज को गठन नहीं कर सकती थी, पहले भी कर सकती थी। पहले इस S4A स्कीम के लिए कर सकती थी, इसमें भी एक प्रकार से ये भी एक स्ट्रेस्ड जो एसेट थी उसकी एक प्रकार से स्ट्रक्चरिंग थी, इसमें कर सकती थी। अब क्या है, अब एनपीएस के लिए भी कर सकती है और स्ट्रेटेजिक डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी कर सकती है। तो ये क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो ये पहले S4A स्कीम आई थी ये सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग के लिए थी। इसमें क्या करते थे, इसमें मान लीजिए कोई कंपनी लोन नहीं चुका पाने में सक्षम थी तो बैंक्स उसके लोन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। एक करते थे सस्टेनेबल और दूसरा करते थे अनसस्टेनेबल। जो अनसस्टेनेबल लोन होता था उसको तो बैंक्स कहते थे, टाइम दे देते थे, कोई बात नहीं, आप जो लोन चुका पाने में सक्षम नहीं हो फिलहाल, लेकिन हमें ये लगता है जो आपका ये लोन है वो सस्टेनेबल है, यानी फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं ये सफल होगा। तो बैंक्स उस लोन की जो कंपनी चुका पाने में सक्षम नहीं होती थी उसकी मियाद बढ़ा देते थे या फिर उसकी जो इंटरेस्ट रेट थे वो सस्ती कर देते थे। और दूसरा जो बैंक्स ने डिवाइड किया अनसस्टेनेबल लोन्स, उसको बैंक्स इक्विटी में कन्वर्ट कर देते थे। ये स्कीम थी S4A, समझ गए? सस्टेनेबल स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रक्चरिंग इनकी होती थी ये। और इसमें क्या होता था कि देखिए पहले ओवरसाइट कमेटी बैंक्स गठित कर सकते थे। ओवरसाइट कमेटी मतलब ये देखने के लिए कि कौन सी जो एसेट है, कौन सी जो लोन्स है वो एक प्रकार से सस्टेनेबल है, कौन सी अनसस्टेनेबल है, उसके लिए बैंक्स जो है एक ओवरसाइट कमेटी का गठन कर सकते थे। आरबीआई जो ओवरसाइट कमेटी का गठन कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, एनपीएस के लिए भी ओवरसाइट कमेटी का गठन कर सकती हैं। यानी बैंक की एक ओवरसाइट कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा जो लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है और कौन सा है उसकी जिसकी स्ट्रेटेजिक डेब्ट स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। समझ गए? अब पर्पस क्या है इन सब चीजों का? देखिए ये ऑर्डिनेंस पास करके जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को दूर करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कौन सी होती है? ट्विन बैलेंस शीट वो प्रॉब्लम होती है जिसमें देखिए आरबीआई जो है वो जो बैंक्स जो हैं उनको अपना लोन नहीं मिल पा रहा है, यानी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या से जूझ रहे हैं। इवन जो कंपनीज हैं वो भी एक प्रकार से अपना लोन नहीं चुका पा रही हैं और नए बिजनेस को नहीं स्टैब्लिश कर पा रही हैं। तो ये इसको कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है बैंक्स की प्रॉब्लम है प्लस में कंपनीज की प्रॉब्लम है। बैंक्स को अपना लोन नहीं वापस मिल रहा है, कंपनीज को लोन एक प्रकार से जो है लोन मिल नहीं रहा है बैंक से, और इवन जो पहले लोन इन्होंने लिया था वो भी नहीं चुका पा रहे हैं। तो इस समस्या को कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। और अब देखिए, अब इस पूरे रिफॉर्म से जो ऑर्डिनेंस पास किया है, बैंक्स जो हैं एक प्रकार से डिसाइसिव को लेस करेंगे इस पूरी चीज पे कि कौन से जो समस्या है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है और कैसे इसको राइट ऑफ किया जाए, किस पे हेयर कट किया जाए। हेयर कट भी देखेंगे अब क्या है। तो इससे क्या होगा कि देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या से हमारे देश को काफी नुकसान हो रहा है, क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बैंक्स को अपना पहले का लोन भी अभी नहीं मिल पाया वापस, तो कैसे वो नए बिजनेस को अपना लोन दोबारा से दें। तो इस नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है इससे बैंक्स को काफी नुकसान हो रहा है, इवन हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब तक नए बिजनेस को लोन नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे नया अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे। नया बिजनेस स्टैब्लिश जब तक नहीं होगा तो कैसे हमारे देश की इकोनॉमी मूव करेगी। और इसके अलावा देखिए काफी सारे जो बैंकिंग सेक्टर के ऑफिशियल्स हैं उनकी भी ट्रांसफर गवर्नमेंट ने की है। तो ये दूसरा स्टेप है, एक तो ऑर्डिनेंस पास किया, दूसरा ये बैंकिंग सेक्टर के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी ट्रांसफर करी।
इसके अलावा भी प्रीवियस में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे ज्ञान संगम। ये बैंकर के साथ में हमारे प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर एक ज्ञान संगम करते हैं और एक प्रकार से बैंकिंग सेक्टर के जो चीज़ें हैं, जो इश्यूज हैं, उन पे डिस्कशन होती है। इंद्रधनुष एक स्कीम आई थी, काफ़ी 7 स्टेप से मिलकर स्कीम थी, ABCDEF। ए में अपॉइंटमेंट थी, बी में बैंक बोर्ड ब्यूरो था, फिनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, रीस्ट्रक्चरिंग थी, वो सभी बातें डिस्कस की गई थी और दी गई थी इस इंद्रधनुष रिफॉर्म्स में, ताकि बैंकिंग सेक्टर को सुधारा जा सके। इसके अलावा बैंक बोर्ड ब्यूरो जो जिस पे दायित्व था कि वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो ऑफिशियल्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट करे, या फिर कितना पैसा बैंक्स को चाहिए, कितना कैपिटलाइजेशन बैंक को चाहिए, वो भी बताएं। तो ये यानी कहने का मतलब ये है कि पहले भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए थे। तो अब वे फॉर्वर्ड में आता है कि देखिए, अगर हेयर कट भी अगर करनी है बैंक्स को तो हेयर कट करें। हेयर कट है क्या? हेयर कट मतलब कटिंग नहीं, तो हेयर कट क्या है? देखिए, मान लीजिए किसी ने, मान लीजिए माल्या ने अपना काफ़ी कुछ गिरवी रखा, कुछ बिल्डिंग्स गिरवी रखी और उस गिरवी को रख के बैंक से लोन लिया, लेकिन अब जो लोन माल्या ने लिया था बैंक से, वो अब चुका पाने में सक्षम नहीं है। तो बैंक वाले क्या करेंगे? जो बिल्डिंग्स माल्या ने गिरवी रखी थी उसको बेचेंगे, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि जो बिल्डिंग्स माल्या को गिरवी रखी थी उनको बेच के भी बैंक्स को अपना लोन वापस नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करेंगे? तो जो बैंक्स हैं वो माल्या से डिस्कस करेंगे और कहेंगे कि देखिए, आप एक बार में वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए और हमें लोन दे दीजिए, यानी जितना आप दे सकते हो उतना दे दीजिए। यानी अगर मान लीजिए 1 लाख लोन लेना था माल्या से, तो आप 70,000 दे दीजिए। इसको कहते हैं हेयर कट। यानी जो डिफरेंस है, जितना लोन लेना है बैंक्स को कंपनी से और जितना लोन उन्हें मिल रहा है, यानी लेना तो 1 लाख है, लेकिन बैंक जो है वो 70,000 में भी राजी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखिए, बैंक सोचते हैं कि 1 लाख का इंतजार करेंगे तो कभी मिलेगा ही नहीं, और इससे क्या होगा, हम दूसरी कंपनीज को लोन नहीं दे सकेंगे, नया बिजनेस स्टैब्लिश नहीं होगा। कम से कम आप जितना दे सकते हो 70,000 उतना तो दे दीजिए, कम से कम अपना काम तो चलाएं। ये वो वाली बात हो गई, समझ गए? उसके बाद में क्या है, इस चीज को कहते हैं हेयर कट। हेयर कट मतलब डिफरेंस जो होता है, ये जितना लोन बैंक को लेना है और जितना अभी मिल पा रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है हेयर कट। आगे क्या है? आगे है कि देखिए, इससे काम नहीं चलेगा, जो गवर्नमेंट को और भी काफी कुछ करना बाकी है, जैसे एंटी करप्शन जो लॉ है उसको जल्द से जल्द पास किया जाए, और इवन जो सभी सेक्टर्स हैं, टेलीकॉम, पावर और हाईवेज, जो प्रोजेक्ट रुके हैं, इन प्रोजेक्ट्स को आगे चलाया जाए, ताकि एक प्रकार से जो कंपनीज अब अपना लोन चुका पाने में सक्षम नहीं है, अगर उनके प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे तो वो भी उनका प्रोजेक्ट सफल होंगे, वो अपना लोन चुका पाने में सक्षम होंगे बैंक्स को। तो ये सब चीज़ें भी करनी होंगी अभी गवर्नमेंट को। अभी चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। देखिए, इंडिया और टर्की के बीच का ये आर्टिकल है। टर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दगन, वो हमारे देश की विजिट पर आए, और ये सब हमने पहले डिस्कस किया था कि उन्होंने आने से पहले कश्मीर के मुद्दे पर कहा कि इसको बायलैटरल ढंग से सुलझाना चाहिए, और ये बात इंडिया को कतई पसंद नहीं है। NSG के मुद्दे पे भी, NGS नहीं, NSG है, NSG, न्यूक्लियर सप्लायर मुद्दे के ग्रुप में भी कहा कि टर्की कहता है कि हम इंडिया की मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम पाकिस्तान की मांग का भी समर्थन करते हैं कि उनको भी NSG के अंदर में सीट मिलनी चाहिए, जो कि इंडिया के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड है, आप कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया और पाकिस्तान को। इवन परमानेंट सीट के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि वो इंडिया की मांग का समर्थन करते हैं कि इंडिया को परमानेंट सीट मिले सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं कि रिफॉर्म्स आने चाहिए। और उसके बाद में टर्की, देखिए टर्की के जो रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ काफ़ी मजबूत हैं, और कई सारे कारण हैं इस चीज़ के। कौन कौन से कारण हैं ये देखिए। 1955 में एक एंटी कम्युनिस्ट अलायंस बना था, और यूएस ने काफ़ी सारे अलायंस बनाए थे यूएसएसआर से निपटने के लिए, जब कोल्ड वार चल रहा था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। और उसमें से एक जो बनाया था उन्होंने, वो बनाया था सेंटो 1955, यानी सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का ये था। और इसमें देखिए, सेंटो में जो पाकिस्तान भी शामिल था और टर्की था, और तब से ही इनके जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। और इवन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ये मुस्लिम देशों का एक समूह है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, और इसमें इंडिया की भागीदारी नहीं है, यानी इंडिया को मेंबरशिप नहीं दी गई है। देखिए, काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, इसीलिए इंडिया ने इजराइल के साथ रिलेशंस को बढ़ाना काफ़ी एक प्रकार से इंक्रीज कर दिया था, क्योंकि शुरू में तो इंडिया को यूँ लगता था कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो उन्होंने सदस्यता भी मांगी थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की, इस समूह की। लेकिन इंडिया में उस समय दूसरे तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स थे, फिर भी इंडिया को सदस्यता नहीं दी गई, और पाकिस्तान इसका सदस्य है, काफ़ी विरोध हुआ। और इवन कश्मीर के मुद्दे पे भी जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, वो कश्मीर के मुद्दे पर बार बार ऐसा स्टैंड लेती है जो इंडिया के अगेंस्ट में होता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से 1992 में उसके बाद से जो इंडिया है काफ़ी नज़दीक आ गया है इजराइल के। उसके बाद में देखिए, एक और जो दूसरा रीज़न है ये है कि तीसरा रीज़न क्यों टर्की के रिलेशन पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे हैं।
इवन देखिए परमानेंट सीट की मांग तो हो रही है, इवन टर्की अब इसका समर्थन भी दे रहा है, लेकिन विडंबना ये है कि जो एक G4 कंट्रीज जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, G4 कंट्रीज में है इंडिया, जर्मनी, ब्राजील और एक और कौन है, जापान। ये जो 4 देश हैं, 4 देशों को परमानेंट सीट ना मिले सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका विरोध करने के लिए एक नया ग्रुप खड़ा हो गया जिसका नाम है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये विरोध कर रहा है कि इन 4 देशों को परमानेंट सीट ना मिले, और इन यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप में पाकिस्तान भी है, टर्की भी है। तो ये 3-4 रीजन ऐसे हैं कि इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं टर्की और एक प्रकार से पाकिस्तान के। वैसे तो देखिए काफ़ी सारे रीजन्स हैं, जो इवन इस्लामिक आइडियोलॉजी भी है, और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं, लेकिन जो आर्टिकल में दिए गए हैं 2-3 दिए गए हैं, और 2-3 हमने एक्स्ट्रा डिस्कस किए। तो अब क्या है, अब देखिए बात यह है कि, और इंडिया ने भी इसका जवाब देते हुए, इंडिया ने जो अपने डिग्निटरीज हैं, इवन जो साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, उनको एक प्रकार से यहाँ पे इनवाइट किया था, और वो आए थे अर्दगन की विजिट से ठीक पहले, और इवन हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो भी आर्मेनिया की विजिट पे गए। तो इंडिया ने भी साफ साफ संकेत दिया कि देखिए अगर आप इस प्रकार से स्टैंड लोगे तो हम भी, हमारे पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। और भी काफ़ी तरह की बातचीत हुई, ट्रेड, बिजनेस, टूरिज्म, कोऑपरेशन को लेकर बातचीत हुई। अभी जो ट्रेड है वो 6 बिलियन तक है, और इसको 2020 तक 10 बिलियन तक ले जाने की बात की गई। और ये देखिए इस प्रकार से टर्की के राष्ट्रपति को इनवाइट करना हमारी एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि जैसे पहले सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान के साथी थे, लेकिन आज वो इंडिया के अच्छे साथी हैं, वैसे ही टर्की जो है आज पाकिस्तान के अच्छे साथी हैं, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी से हम उनके साथ रिलेशंस अच्छा करना चाहते हैं। तो ये हमारी डिप्लोमेसी का एक पार्ट है। और देखिए क्या क्या कुछ देखने को मिला इस विजिट में। अब देखिए अर्दगन जो है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में जो अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उनकी फॉरेन पॉलिसी का जो पहले फोकस था वो वेस्टर्न ओरिएंटेशन था, लेकिन पिछले कुछ समय से जो इनका फोकस है वो वेस्टर्न ओरिएंटेशन ना होकर दूसरे कुछ रीजन्स हो रहे हैं। क्योंकि देखिए वेस्टर्न कंट्रीज इनसे काफ़ी नाराज हैं, डेमोक्रेटिक जो है, जो नॉर्म्स है उनको ताक पे रखा जा रहा है। जिस प्रकार से अभी रेफरेंडम हुआ, या फिर पहले जो अर्दगन ने ISIS को सपोर्ट किया, या फिर कई सारे ऐसे कारण हैं, कुर्द की डिमांड है, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो टर्की से काफ़ी नाराज हैं। इसलिए जो इनका फोकस है वेस्टर्न कंट्रीज ना होकर दूसरे रीजन्स हैं। काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली अर्दगन और मोदी के बीच में। पैरेलल जर्नीज हैं, कैसे देखिए जो पॉइंट्स है वो एग्जाम में यूज़ होने के लिए नहीं है, फिर भी थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए देख लेते हैं। देखिए ये कहते हैं कि मोदी ने भी चाय बेच के मोदी प्रधानमंत्री बने, अर्दगन भी पहले नींबू पानी बेचते थे, और दोनों का जो एक प्रकार से जो इमरजेंस है वो सेम रहा है। कैसे मोदी ने अपनी पार्टी के अंदर में अपनी पैठ बनाई और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए और जीते भी, वैसे ही अर्दगन जो पहले उन्होंने छोटे लेवल पे थे अपनी पार्टी के अंदर में, लेकिन एकदम से इनका अपनी पार्टी के अंदर में इमरजेंस हुआ। और फिर ये कहते हैं इंडिया और टर्की के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। दोनों देश जो हैं मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसीज हैं एशिया के अंदर में, और सेकुलरिज्म के मुद्दे पर काफ़ी विवाद होता है दोनों देशों में। जैसे लेकिन देखिए उल्टा है थोड़ा, मतलब जैसे टर्की में क्या है, टर्की में जब यहाँ पे टर्की का निर्माण हुआ था, ओटोमन एम्पायर जब एक प्रकार से ख़त्म हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की ये बात है, तो वहाँ पे जैसे हमारे नेहरू हमारे फाउंडिंग फादर थे, तो वहाँ पे भी अटातुर्क उनके फाउंडिंग फादर थे। तो दोनों के दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। अटातुर्क और जो नेहरू है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तर्ज पर अपने देश का निर्माण करना चाहते थे, और दोनों जो है वो काफ़ी रिलीजियस फ्रीडम चाहते थे अपने अपने देशों के अंदर में, और दोनों एक प्रकार से कैरिस्मेटिक लीडर्स थे। अटातुर्क ने क्या किया था, अटातुर्क ने तो इतना ज़्यादा बढ़िया सेकुलरिज्म का मॉडल लाया था, उन्होंने तो देखिए अपने पब्लिक डोमेन में कोई भी पर्सन अपने अपने रिलीजियस सिंबल्स की चीज़ों को नहीं दर्शा सकता, ऐसा उन्होंने कंसेप्ट लाया था। यानी कोई भी व्यक्ति एक प्रकार से टोपी भी नहीं पहन सकता, जैसे मुस्लिम टोपी पहनते हैं तो टोपी नहीं पहन सकते, जैसे हिंदू टीका लगाते हैं तो वो टीका नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार की चीज़ इनका सेकुलरिज्म का कंसेप्ट था, और जिसको एक प्रकार से दूर करके अब जो अर्दगन है वो उनका जो फोकस है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ में ज़्यादा है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अब ये कैसे है, देखिए पहले उन्होंने क्या कहा था कि टोपी भी नहीं लगा सकता, लेकिन अब अर्दगन ने क्या किया, वहां में कानून में चेंज कर दिया और कहा कि अब टोपी लगा सकते हैं, यानी जो मुस्लिम्स टोपी लगाते हैं वो टोपी लगा सकते हैं, यानी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हेड स्कार्फ लगाती हैं वो लगा सकती हैं। इस प्रकार की चेंज लेके आए हैं, लेकिन थोड़ा अलग है इंडिया के अंदर में। इंडिया में जो मोदी हैं वो ट्रिपल तलाक के रिफॉर्म्स में लाने की बात कर रहे हैं, मतलब जो मोदी हैं वो रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो ये अर्दगन है वो टर्की के अंदर में वो पीछे जा रहे हैं। समझ गए, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे क्या है, आगे देखिए टर्की काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। पिछले 10 साल में टर्की काफ़ी कुछ बदल गया है। 10 साल पहले तक जो टर्की की इकोनॉमी थी वो अच्छा खासा मूव कर रही थी और उसके बाद में क्या है, अर्दगन ने धीरे धीरे आर्मी के पर कतर दिए और
पहले जो इनकी आइडियोलॉजी होती थी काफ़ी प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट माना जाता था, लेकिन अभी इनका जो फोकस है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ ज़्यादा हो गया है। इनको पहले जो यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप भी मिलने वाली थी, लेकिन अभी इन सभी कारणों की वजह से उसकी जो संभावनाएं हैं ऑलमोस्ट नील हो गई हैं। बाद में अरब स्प्रिंग आई, 2008 में अरब स्प्रिंग आई, जब इन्होंने अपनी जो आइडियोलॉजी है वही सेम बात पैन इस्लामिज्म या फिर न्यू ओटोमन एम्पायर की तरफ ज़्यादा फोकस कर दी। न्यू ओटोमन एम्पायर यानी ओटोमन एम्पायर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले था, जब वो मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर कहलाता था, तो अब अर्दगन की भी स्ट्रेटजी काइंड ऑफ यही है कि मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर वो कहलाना चाहते हैं अपने आप में। बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आईएसआईएस को भी सपोर्ट किया, एक प्रकार से चोरी छुपे अपने एक हाईवे को खोल दिया इन्होंने। ये देखिए सीरिया में आईएसआईएस आ गया था और बाहर के सभी देशों, यूरोपियन कंट्रीज या फिर दूसरे देशों से जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो आने लगे थे सीरिया के अंदर में लड़ने के लिए। और एक प्रकार से अर्दगन ने अपना हाईवे ओपन कर दिया था कि जो बाहर से जो जिहादीज आ रहे हैं यूरोप या फिर दूसरी कंट्रीज से, वो सीरिया में एंटर कर सकें। तो काइंड ऑफ इनडायरेक्टली सपोर्ट दिया था काफ़ी ज़्यादा अर्दगन ने आईएसआईएस को। आगे क्या है, आगे देखिए बाद में काफ़ी कुछ हुआ। बाद में एक प्रकार से रशिया और टर्की के रिलेशंस भी काफ़ी कुछ खराब हो गए थे, क्योंकि एक रशिया जब सीरिया के अंदर में आया था असद का सपोर्ट करने के लिए, तो एक जो विमान था वो मार गिराया था टर्की ने। इससे काफ़ी रिलेशंस खराब हो गए थे। बाद में माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी टर्की ने रशिया से कि हमने वो गलती से गिरा दिया था। और बाद में अब देखिए जो कुर्द हैं, कुर्द देखिए ऐसी एथनिक ग्रुप्स हैं जो टर्की के अंदर में एक अलग से देश की मांग कर रहे हैं, वो सीरिया में भी हैं। तो इन सभी चीज़ों में देखिए जो कुर्द हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर उभरे, और टर्की के जो कुर्द हैं और सीरिया के जो कुर्द हैं आपस में काफ़ी कुछ कोऑपरेशन देखने को मिला, जिससे टर्की में भी एक प्रकार से चिंता की लकीरें आई, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर दोनों कुर्द आपस में मिल गए टर्की और सीरिया के, तो वो अलग से ज़्यादा पावरफुल होकर इमर्ज होंगे और टर्की में एक अलग से देश की मांग करेंगे और ज़्यादा मजबूती से। तो उसके बाद में देखिए काफ़ी सारे अटैक्स भी हुए टर्की के अंदर में। पिछले 10 सालों की हम बात कर रहे हैं लगातार ये, और काफ़ी सारे अटैक्स भी हुए। आईएस ने भी जो अटैक्स करवाए और कुर्द ने भी वो अटैक करवाए। और बाद में इन्होंने अपने रिलेशंस ठीक कर लिए, रशिया के साथ में माफ़ी मांग ली थी, जो विमान मार गिराया था रशिया से इनका, उसके बाद में माफ़ी मांग ली थी। और इवन अभी यूएसए ने जो अटैक किया है सीरिया के अंदर में, उसका इन्होंने समर्थन किया है, क्योंकि ये एक प्रकार से यूएसए की सपोर्ट लेना चाहते हैं और यूएसए के साथ रिलेशंस अपना ठीक करना चाहते हैं। और क्योंकि देखिए ट्रम्प तो आपको पता ही है, जो भी एक प्रकार से समर्थन कर देता है ट्रम्प का, तो वो तो खुश हो जाते हैं। तो बाद में एक फ़ोन पे बात भी करी ट्रम्प ने टर्की के प्रेसिडेंट से कि ठीक है हम साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जो यूएसए और रशिया हैं, दोनों के दोनों कुर्द की मांग का समर्थन करते हैं और ऑटोनॉमी चाहते हैं कुर्द के लिए। और बाद में कूप भी हुआ, मिलिट्री का कोशिश की गई कि टर्की में मिलिट्री का शासन लाया जाए, और इस कूप की आड़ में अब एक पर्जिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने, अर्दगन ने, और अपोजिट ग्रुप्स के काफ़ी सारे, जिसे ऑलमोस्ट 1,20,000 लोगों को, कईयों को अरेस्ट किया गया, कईयों को नौकरी से हटा दिया। यानी कूप का फायदा उठाते हुए अपने सभी एक प्रकार से विरोधियों को लाइन से हटा रहे हैं अर्दगन। फिर एक रेफरेंडम भी हुआ। अभी रेफरेंडम में इन्होंने काफ़ी सारे पावर्स ली। कौन कौन से ऐसे पावर्स ली, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने की रेफरेंडम में। 2019 के इलेक्शंस के बाद में 2-5 साल की टर्म्स ले सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति कर सकते हैं, कैबिनेट मेंबर्स की नियुक्ति कर सकते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को भी ये हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने की और अपनी पार्लियामेंट की सीट को भी बढ़ा दिया, 18 साल जो उम्र है वो कर दी पार्लियामेंट में सिलेक्ट होने के लिए। ये सारे रिफॉर्म्स वो लेके आए। तो काइंड ऑफ अपनी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज इन्होंने कर लिया। और ये, लेकिन अब दिक्कत यह है कि देखिए रेफरेंडम सिर्फ एक बहुत ज़्यादा थीन मेजोरिटी से जीते, 51.4% की मेजोरिटी से। तो आने वाले समय में और भी एक प्रकार से काफ़ी एक्शंस होने वाला है टर्की से, और कैसे टर्की और इंडिया के रिलेशंस होंगे वो भी अभी देखना बाकी है। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। देखिए जॉइंट इंडिया की आर्म्ड फोर्सेज हैं, उन्होंने अपना एक जॉइंट डॉक्ट्राइन डिक्लेयर किया। क्या है इस जॉइंट डॉक्ट्राइन में, देखिए ये जो जॉइंट डॉक्ट्राइन है इंडिया की आर्म्ड फोर्सेज का दूसरा जॉइंट डॉक्ट्राइन है 2006 के बाद में। सर्जिकल स्ट्राइक को भी मेंशन किया गया है इनडायरेक्टली इस डॉक्ट्रिन में। देखिए जब पिछले साल 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। वो इसलिए महत्वपूर्ण नहीं थे कि वो इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स ने टेररिज्म को समाप्त कर दिया, वो इसलिए महत्वपूर्ण थे, काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा सिग्नल हमने पाकिस्तान को दिया था। क्या सिग्नल हमने दिया था, देखिए 1998 में जब न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया था दोनों देशों ने, तो उसमें ऐसा देखने को आया था कि दोनों देश जो हैं वो देखिए कन्वेंशनल वार अब नहीं लड़ सकते, क्योंकि जब भी युद्ध होगा दोनों देशों के बीच में वो न्यूक्लियर युद्ध होगा। लेकिन जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए वो एक सिग्नल है पाकिस्तान को कि देखिए एक ब्लॉकेड हमने अपने आप के लिए क्रिएट कर दिया था कि जब भी कुछ करेंगे तो पाकिस्तान के साथ में हमारा न्यूक्लियर वार हो जाएगा। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे वो ये हुए थे कि टेररिज्म का जवाब हम इंडिया दे सकता है और अपने ही तरीके से, यानी न्यूक्लियर युद्ध स्टार्ट किए बिना हम पाकिस्तान की धरती पर जाके
पाकिस्तान द्वारा जो टेररिज्म फैलाया गया है उसका जवाब दे सकते हैं। आप टेररिज्म फैलाओगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, ऐसा सिग्नल दिया था भारत ने। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखते हैं क्या है, एक सेकेंड। उसके बाद में देखिए स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन, यानी इस चीज के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक्स है उनको कैरी आउट करने के लिए स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन की बात कही गई है इस जॉइंट डॉक्ट्रिन में। उसके बाद में देखिए जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उस पर काफ़ी चर्चा हुई कि हमें अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज कर लेना चाहिए, या फिर जो अपना ये मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस है इसको चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन हमने इसको चेंज नहीं किया है अपने जो जॉइंट डॉक्ट्रिन है इसके अंदर में। लेकिन देखिए हमने एक बात की बात जरूर कही है कि जो एरिया वाइज स्पेशल फोर्सेज हैं उसको बनाने की हमने बात कही है। जैसे देखिए जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान के कृष्णा घाटी के पास में पाकिस्तान के जो टेरर कैंप हैं वो पनप रहे हैं वहाँ पे, तो हम ऐसे स्पेशल फोर्सेस का निर्माण करेंगे जो इस पूरी टेरिटरी से वाकिफ होंगे, जो पाकिस्तान की धरती पर जाके वहाँ के बॉर्डर से वाकिफ होंगे, वहाँ के एरिया से वाकिफ होंगे, जो कि इस तरह के ऑपरेशंस को एक प्रकार से कैरी आउट कर सकेंगे। इस प्रकार की बात हमने कही है अपने जॉइंट डॉक्ट्रिन के अंदर में। स्पेशल फोर्सेस जो कि एरिया स्पेशलाइजेशन उनका होगा, मान लीजिए चाइना के साथ लगते बॉर्डर के साथ अगर कोई हमने ऑपरेशंस कैरी आउट करना है तो वहाँ पे माउंट स्ट्राइक्स जो है, इस प्रकार के माउंट स्ट्राइक्स, वो कि हालांकि देखिए वो पहले भी इसका एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव था कि जो माउंटेन वाली स्ट्राइक्स बनाई जाए, लेकिन बाद में वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। लेकिन काइंड ऑफ एसेंस यही निकलता है कि स्पेशल फोर्सेस बनाए जाएं जिनकी एरिया वाइज स्पेशलाइजेशन हो। उसके बाद में एक और जो नेशनल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब ये है कि देखिए हमारी सेल्फ सफिशिएंसी आनी चाहिए, यानी हम हथियारों का इंपोर्ट ना करें। 2035 तक कम से कम हम डिजायर्ड डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस हमारे पास होनी चाहिए। फिर आर्टिकल कहता है कि हमने पहले भी मेक इन इंडिया वाली, हमने मेक इन इंडिया में डिफेंस को काफ़ी तवज्जो दी थी, लेकिन हम अपने आप में एक प्रकार से सेल्फ सफिशिएंसी नहीं हासिल कर सकें। तो फिर आर्टिकल कहता है कि देखिए अगर हमें इस डॉक्ट्रिन को सफल बनाना है तो कम से कम एक सिनर्जी आनी चाहिए। सिनर्जी आनी चाहिए तीनों अपनी जो एयरफोर्स हैं, आर्मी है और नेवी है, इनके बीच में, जो कि अभी सिनर्जी नहीं है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पे काफ़ी कुछ कहा जा सकता था जॉइंट डॉक्ट्रिन में, लेकिन नहीं कहा गया। जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों, यानी जो हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं, आर्मी के चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, इन तीनों चीफ के ऊपर में सिनर्जी लाने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन लाने के लिए एक और पोस्ट होनी चाहिए जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ नहीं कहा गया इस जॉइंट डॉक्ट्रिन के अंदर में। फॉर्मेशन ऑफ साइबर स्पेस और स्पेशल फोर्सेस कमांड्स का निर्माण होना चाहिए, काफ़ी कुछ चर्चा हुई लेकिन नहीं कहा गया कुछ भी इस बारे में हमारे जॉइंट डॉक्ट्रिन के अंदर में। इंटर सर्विस थिएटर कमांड्स पे भी बात की गई थी ताकि रिसोर्सेज को एक प्रकार से ऑप्टिमल यूटिलाइज हो और इंटर सर्विसेज थिएटर कमांड हो कोई भी ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए, वो भी नहीं हुआ। इस बारे में भी कुछ ज़्यादा आगे प्रोग्रेस नहीं हुई। तो देखिए ये सब चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और अगर फिर आर्टिकल एक बात कहता है लास्ट में, अगर इस पूरे जॉइंट डॉक्ट्रिन को आपको सफल बनाना है तो सभी एलिमेंट्स अपने अपने जगह पे होने चाहिए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। आर्टिकल देखिए यही है कि लोकल पॉलिटिक्स में जो बड़े मुद्दे हावी होते हैं। आर्टिकल की शुरुआत होती है यह कह के कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, और ऐसा सोचा गया था जब 73rd 74th और खास करके बात हो रही है 74th अमेंडमेंट की जो अर्बन सिटीज़ के लिए है, कि जब ये डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो काफ़ी फायदा होगा। जो ऑफिशियल्स हैं वो अकाउंटेबल होंगे और लोग जो हैं उनको अकाउंटेबल बना के अपना अपना काम निकलवाएंगे और वो अपनी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे से कैरी आउट करें, लोग उन पर नज़र रखेंगे। लेकिन देखिए भारतीय अर्बनाइजेशन की जो ये पूरी जो वर्किंग है, पूरी डेमोक्रेसी है टियर 3 की, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पॉलिटिकल पार्टीज देखिए काफ़ी कुछ जोर लगाती हैं, जोर आजमाइश करती हैं इलेक्शन जीतने के लिए, और वही सब हमें देखने को मिला अभी एमसीडी इलेक्शंस में। एमसीडी इलेक्शंस जो लोकल इलेक्शंस थे और छोटे से स्टेट, दिल्ली देखिए छोटा सा स्टेट है, छोटे से इलेक्शंस थे, लेकिन पूरी मीडिया ने हम इस पूरे इलेक्शंस पे इस प्रकार से फोकस किया कि जैसे ये पूरा हमारे जनरल इलेक्शंस हों। लेकिन और उसके बाद में जैसे ही नतीजे घोषित हुए और एक प्रकार से रिजल्ट आने के बाद में अब कौन मेयर बनेगा, इन सब बातों पर कुछ भी डिस्कस करने से गुरेज कर रही है हमारी मीडिया। यानी सिर्फ फोकस ये था कि कौन जीत रहा है, बाद में उसके बाद कुछ भी फोकस नहीं है। और मेयर की पोस्ट तो ऐसी पोस्ट होती है, देखिए इन एमसीडी के इलेक्शंस में सिर्फ 1 साल के लिए मेयर चुना जाता है। तो फिर क्यों फोकस किया गया इन इलेक्शंस पर इतना ज़्यादा, वो हम लास्ट स्लाइड में जानेंगे। उससे पहले देखिए इवन जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं सिटीज़ के अंदर में, वो तो रूरल इंडिया के अंदर में जो पंचायत होती हैं, वो सरपंच होते हैं, उनसे भी कम मजबूत होते हैं, उनसे भी कम पावर उनके पास में रहती है। और इवन जो लोकल रूरल इलाकों में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा जागरूक रहते हैं, वो ज़्यादा अवेयर रहते हैं अपने पावर्स के बारे में, और वो ज़्यादा अकाउंटेबल रखते हैं
लोकल ऑफिशियल्स को या चुने हुए प्रतिनिधियों को रूरल इलाकों में, ग्रामीण परिदृश्य के इलाकों में। लेकिन शहरों में जो लोग हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल रख नहीं पाते और जो पावर्स होती हैं वो भी काफ़ी कम होती हैं और फंक्शनल डोमेन जो है वो काफ़ी कम होता है अर्बन सिटीज़ के अंदर में, टियर 4 के अंदर पर जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनके अंदर में। अब बात यह आती है कि देखिए, फिर अगर काम ही नहीं करवा सकते जो ये ऑफिशियल्स, तो फिर जनता कैसे उनको चुनती है? जनता देखिए बड़े मुद्दों पर उनको चुनती है। अब ये 3 कारण है देखिए कैसे लोकल इलेक्शंस मैटर करते हैं। वैसे देखिए जो लोकल इलेक्शंस हैं वो लोकल इश्यूज पर लड़े जाते हैं, लेकिन लोकल इश्यूज नाम के होते हैं, बहुत कम इन पर फोकस किया जाता है। और जो ज़्यादातर जो होते हैं वो देखिए, अब देखिए एक प्रकार से अब बीजेपी सत्ता में नहीं है दिल्ली के अंदर में, जो इलेक्शंस हुए एमसीडी के, लेकिन हवा बनाने के लिए काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि वेव बनाने के लिए इन लोकल इलेक्शंस का सहारा लिया जाता है। अब देखिए जैसे पंजाब में इलेक्शंस हुए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी हारी, यूपी में बीजेपी जीती, उसका साफ साफ असर देखने को मिला राजौरी गार्डन की सीट पे और दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस में। एक वेव क्रिएट हो जाती है, हवा क्रिएट हो जाती है, इसलिए जो काफी फोकस दिया जाता है। इवन देखिए यूपी में जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उसी दौरान बीजेपी जीती थी उड़ीसा के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में, तो इसका फर्क देखने को मिला यूपी के अंदर में, क्योंकि देखिए स्विंग वोटर्स होते हैं काफी ज्यादा। स्विंग वोटर्स यानी 20% वोटर्स तो ऐसे होते हैं जो जीतने वाली पार्टी की तरफ जाते हैं। तो ऐसे जो वोटर्स होते हैं जो हमेशा हवा के साथ चलते हैं, तो हवा बनाने के लिए इन लोकल इलेक्शंस का सहारा लिया जाता है। दूसरे देखिए बात यही है कि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वो एक प्रकार से दूसरी जो बड़ी पार्टीज होती हैं, लोकल जो मुद्दे तो होते ही होते हैं, लेकिन जो बाकी जो मुद्दे होते हैं उन पर भी काफ़ी बल दिया जाता है। जैसे अरविंद केजरीवाल के नाम पे लड़े आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के पार्टी नाम पे लड़े, तो ये जो बड़े जो इश्यूज हैं वो भी होते हैं। और दूसरा उसके बाद में देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आजकल लोकल इलेक्शंस में अपने मैनिफेस्टो में भी कुछ ठोस एजेंडा नहीं लेके आते। जैसे कि अब काफ़ी कुछ कूड़े वाली प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ 1-2 बातें कही कि हम जो लैंड फिलिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देंगे और जो शहरों से हटा देंगे, यानी शहरों के बीचों बीच जो लैंड फिलिंग की कैपेसिटी है उसको हटा देंगे। लेकिन किसी ने भी प्रॉपर ढंग से एक प्रॉपर अपना मैकेनिज्म नहीं रखा, अपना गवर्नेंस का प्लान नहीं रखा कि क्या वो करने वाले हैं कूड़े की समस्या से निजात दिलाने के लिए। हम निजात दिलाएंगे, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप अपना पूरा प्लान तो बताइए, किस प्रकार से आप करोगे, कैपेसिटी कैसे बढ़ाने वाले हो। तो वो सब चीजें नहीं देखने को मिली। ये पूरे आज के आर्टिकल्स थे। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।